नमस्कार साथियों, आप सबों का रिवीजन मित्रा वीकली करंट अफेयर्स में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इन टुडे लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट G20 समिट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडोनेशिया गए थे और इंडोनेशिया में एक बाली द्वीप है, वहाँ पे G20 समिट का आयोजन किया गया था 2 दिन पहले। तो आज हम जानेंगे G20 के बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका काम क्या है। इन सब बिंदुओं पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये G20 यहाँ पे अर्थ है और नीचे में कमल का फूल है। ये लोगो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू ऑर्गेनाइज नेक्स्ट G20 समिट इन इंडिया। ये कब होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत 2023, यानी कि नेक्स्ट ईयर G20 समिट को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक थीम भी जारी किया है, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। सो मित्रों, ये थीम हजारों साल पुराना है। ये कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद से लिया गया है। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सोच है, हमारी जो संस्कृति है, हजारों साल पुरानी है। सो हजारों साल पहले से ही हमारे ऋषियों ने और जो हमारे विद्वान लोग थे, महर्षियों ने, उन लोगों ने पूरे धरती को एक परिवार के रूप में माना। ऐसी अवधारणा आपको किसी दूसरे कल्चर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब आइए जानते हैं G20 समिट के बारे में। G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। मित्रों, आप सबों ने G7 के बारे में सुना होगा। तो G7 क्या है? ये हाईली डेवलप्ड कंट्री जो है, स्पेशली यूरोप के और जापान और नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्री हैं। सो ये जो 7 कंट्री है, ये मिल करके G7 का निर्माण करता है, यानी कि वो केवल डेवलप्ड कंट्री का फोरम है। बट G20 इज फोरम ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो आप कह सकते हैं कि सो दिस इज नथिंग बट मीटिंग पॉइंट ऑफ G7 एंड G20 कंट्री। अब आइए देखते हैं G20 के बारे में और थोड़ा विस्तार से। सो G20 रिप्रेजेंट्स 85% ऑफ ग्लोबल GDP। ऐसा इसलिए कि आप देख सकते हैं, जो बड़ा इकोनॉमी है, जैसे यूरोप का है, अमेरिका का इंक्लूडिंग USA, कनाडा है, और इधर इंडिया है, चाइना है, ये सारे कंट्रीज़ के पार्ट हैं। तो इस प्रकार से वर्ल्ड का 85% जो ग्लोबल GDP है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन G20 कंट्री। ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इसमें इसका इतना पार्टिसिपेशन है। एंड अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप सब जानते हैं, इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो जाता है। और यदि G20 की बात हम करते हैं तो ये टोटल मिला के 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3, यानी कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। कौन? G20 कंट्री, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। सो इंडिया G20 प्रेसिडेंसी थीम इज वसुधैव कुटुंबकम, सो दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। एंड एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे, इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? कमल है, यानी कि लोटस है। उसी से यह थीम भी लिया गया है। कौन सा थीम? ये जो लोटस का सिंबल है उसका। सो द सिंबल ऑफ लोटस इन द G20 लोगो इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ होप इन दिस टाइम। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अभी अभी तुरंत जो है दुनिया कोरोना जो महामारी थी उससे उबर रहा है, तो बहुत ही मुश्किल भरा समय रहा है। भारत सरकार ने बहुत सोच समझ करके इस सिंबल को वहाँ पे यूज़ किया है। कौन सा सिंबल को? लोटस के सिंबल को, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ। आप यदि गौर से देखेंगे तो ये जो लोटस है उसमें 7 पेटल्स है। 7 पेटल्स क्यों है? बिकॉज दे रिप्रेजेंट द 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ओलंपिक का जो लोगो है उसमें 5 रिंग्स हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द 5 इनहेबिटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। उसी प्रकार से भारत सरकार ने ऐसा इमेजिन किया है कि जो 7 जो पेटल्स है लोटस का, सो दैट रिप्रेजेंट्स द 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड 7 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ नोट्स इन द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। आप सारेगामा के बारे में तो जानते होंगे, उसमें भी 7 सुर हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने इसे ऐसा इमेजिन किया है कि जो पूरे जो दुनिया के जो 7 कंटिनेंट्स है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द लोटस विच इज हैविंग 7 पेटल्स। India will assume the G20 presidency from the current chair
ऑफ इंडोनेशिया। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन कौन थे, कौन सा कंट्री था, इंडोनेशिया। और इसके बाद नेक्स्ट इससे मिलने जा रहा प्रेसिडेंसी दैट इज इंडिया। और दिसंबर 1 यानी कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर 1 से इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा और इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। सो इंडिया विथ इस मंत्रा ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, सोलर जो एनर्जी सिस्टम है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यह मंत्रा दिया था पूरे वर्ल्ड को, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। एंड इंडिया टुक अप ए कैंपेन ऑफ वन वर्ल्ड एंड वन हेल्थ, जो हेल्थ सिस्टम है पूरे दुनिया का उसको भी स्ट्रेंथ करने के लिए भारत सरकार ने ये अपना थीम दिया है, अपना आइडिया पूरे दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। तो इसी प्रकार से वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड के बाद वन वर्ल्ड एंड वन हेल्थ, इसके बाद भी भारत सरकार ने क्या किया है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये है हमारा पूरी दुनिया को संदेश, किसके द्वारा, G20 समिट के द्वारा। इन द G20 ऑल्सो आवर मंत्रा इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। So these thoughts and values of India shows the way for the welfare of the world। पूरे दुनिया का यदि भलाई करना है, पूरे दुनिया को उद्धार करना है, तो दिस शुड बी द थीम। ऐसा नहीं कि ये मेरा है वो उसका है, तो उसमें क्या होता है, लोग सेल्फिश हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। परंतु यदि हमेशा सोचते हैं कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो हम उदारवादी व्यवस्था में जाते हैं। G20 समिट बाय फॉर्म इन, देखिए कब इसका फॉर्मेशन किया गया, 1999 में किया गया है। और इन द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेट 90 हिट ईस्ट एशिया। आप सब जानते हैं कि 1997 में बहुत ही बड़ा रिसेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। कहाँ पे आया था, ईस्ट एशिया में एवं साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे मोस्टली जो एशियन कंट्री है, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और उसमें और बहुत सारे कंट्री है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है। तो इन सब कंट्री में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसके बाद ही यह आइडिया पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पे हम डिस्कस करें वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। सो द फर्स्ट G20 समिट कहाँ पे आयोजित किया गया था, वाशिंगटन में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला इस समिट का ऑर्गेनाइजेशन किस देश के द्वारा किया गया था, सो दैट इज USA। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्री है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अर्जेंटीना है एंड ब्राज़ील है, ठीक है, अर्जेंटीना है एंड ब्राज़ील है, ये कौन सा साउथ अमेरिका के देश हैं। तो आप इसको ऐसे याद करिए, एक साथ ही आप याद। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तो अकेले है ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में। उसके बाद आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे कनाडा है एंड वी हैव कौन सा कंट्री है ये आपको USA है। तो ये कौन है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और उसके साथ में मेक्सिको भी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट से कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। और नॉर्थ अमेरिका से कौन सा, 3 कंट्री है, वहाँ पे कौन कौन से है, USA है, कनाडा है, मेक्सिको है। उसके बाद देखिए जो, और एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, G7 के जो जितने भी मेंबर है वो भी कंट्री इसका मेंबर है। तो आप इस प्रकार से यदि इफ़ यू नो अबाउट G7 कंट्री, तो आप इसे आसानी से यहाँ पे याद कर सकते हैं। एशिया में कौन कौन से कंट्री है, यहाँ पे चाइना है एंड आपको इंडिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है, जापान है, ठीक है, और सऊदी अरेबिया है, साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया यहाँ पे है, एंड टर्की है। ये सब एशियन कंट्री है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, एंड यू हैव यूनाइटेड किंगडम, ये सब G7 कंट्री है। और इसके साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन को यहाँ कंसिडर किया गया है एक कंट्री के रूप में। तो इस प्रकार से टोटल कितने मेंबर हुए, 19 कंट्री हुए प्लस यूरोपियन यूनियन से, टोटल यू हैव 20 कंट्री। हैंस नेम ऑफ दिस ग्रुप इज G20 कंट्रीज। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे साउथ अमेरिका के कुछ कंट्री है, कुछ नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, उसके बाद एशिया का कंट्री है, और अफ्रीका में एक ही कंट्री है। वो कौन सा कंट्री है, साउथ अफ्रीका है। और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के कंट्री भी हैं। तो इस प्रकार से कुल कितने मेंबर हुए इसमें, 20 मेंबर हो गए। सो वन मोर थिंग, स्पेन इज इन्वाइटेड एज द परमानेंट गेस्ट ऑफ G20 summit. Presidency of G20 rotates every year among members, and the country holding the presidency together with the previous and next presidency holder form the troika.
तीन कंट्री है, जैसे कि इसके पहले कौन सा था, वर्तमान में कौन है और नेक्स्ट कौन है, तीनों मिला करके एक ट्रोकिया का निर्माण करता है। जैसे देखिए इसके पहले कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, उसके बाद इंडोनेशिया में, और नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होगा, इंडिया में। तो इस प्रकार से तीन कंट्री मिल करके क्या बनाया, ट्रोकिया बनाया। इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर द ट्रोकिया ऑफ कंट्रीज राइट नाउ। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। सो द G20 ऑपरेट्स विदाउट ए परमानेंट सेक्रेटरीट। मित्रों ये याद करने की बात है कि इसका कोई परमानेंट, इसका कहीं पे ये हेडक्वार्टर नहीं है। इसी प्रकार से G7 का भी कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। प्रिपरेटरी प्रोसेस ऑफ द G20 समिट्स कंडक्टेड थ्रू द एस्टेब्लिश शेरपा एंड फाइनेंशियल ट्रैक। इसमें दो ट्रैक होते हैं, पहला है शेरपा ट्रैक एंड सेकेंड वन इज फाइनेंस ट्रैक। अब हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। शेरपा क्या है, जो पर्वतारोही है, यदि वो जाना चाहते हैं जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ट्रेंड पर्सनल होते हैं, दैट इज कॉल्ड शेरपा। वो अपने कंधे पे, अपने पीठ पे, अपने बैक पे उनको लेकर के पहाड़ के समिट पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड शेरपा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है फाइनेंस ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक में क्या होता है, जितने बैकग्राउंड नेगोशिएशन है, सारे प्रिपरेशन ये लोग करते हैं। और फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक है उसके जो गवर्नर होते हैं, ये दोनों मिल करके टेक्निकल चीज़ों पे, जो फाइनेंस के इश्यू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपली क्या है, शेरपा जो है सो ये नॉन फाइनेंस वाले हैं, एंड फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है, फाइनेंशियल थिंग्स के बारे में, टेक्निकल थिंग्स के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वही यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। सो शेरपा ट्रैक्स फोकसेस ऑन नॉन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू सच एज डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, फूड सिक्योरिटी, वाइल एड्रेसिंग इंटरनल एस्पेक्ट्स, प्रोसीजर उसका क्या है, रूल्स रेगुलेशन, ये सब के बारे में ये लोग। सो शेरपा कैरी आउट इम्पोर्टेंट प्लानिंग, नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टास्क कंटिन्यूसली। ये बैकग्राउंड ये पूरे साल ये लोग करते रहते हैं। फाइनेंस ट्रैक फोकसेस ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। शेरपा एंड फाइनेंस ट्रैक बोथ rely on the technical and substantive work of a series of expert groups. Additionally, the thematic agenda is developed through the organization of several ministerial meetings, such as joint meeting of finance and development minister and labor, agriculture and tourism minister meeting. तो ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनके थीम्स को डेवलप करने में। अब देखते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें इंडिया का क्या हित है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ इन्वॉल्व। जैसे जी समिट है, G7 है, ब्रिक्स है, SCO है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो कैसे सर्व होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अदरवाइज व्हाट इज यूज ऑफ दैट वन, नो यूज। सो इंडिया पार्टिसिपेशन इन द G20 प्रोसेस stems from the realization that as a major developing economy, India has a vital stakes in the stability of international economic and financial system. मित्रों जैसे कि आप जानते हैं इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी वर्तमान में। तो यदि इंटरनेशनल लेवल पर जैसे US है, यूरोप है, ये जो मेजर इकोनॉमी है, यहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे FDI आता है, FII होता है, इन्वेस्टमेंट आता है। तो यदि वहाँ पे रिसेशन है या कोई बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इंडिया का भी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी उससे इम्पैक्टेड होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो कनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी कंट्री आइसोलेशन नहीं है। और ये जो दो रीजन है जैसे कि यूरोप है और अमेरिका है, यहाँ पे हमें ट्रेड सरप्लस है। तो यदि इंडिया को ग्रो करना है, यदि इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो पूरे दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहना चाहिए, उसके बाद ही हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि आप रसिया एंड यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो पूरे दुनिया के सप्लाई चेन को, जो फूड सिक्योरिटी है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यदि रसिया में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरे दुनिया उससे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन का है उसका मेन लक्ष्य यही है कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन G20 प्रिपरेटरी प्रोसेस बोथ एट शेरपा ट्रैक एंड फाइनेंशियल ट्रैक सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से ये शुरू हुआ है तब से ही हम दोनों ट्रैक में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज शेरपा एंड सेकेंड वन इज फाइनेंस ट्रैक। India's agenda at G20 summits is driven by a need to bring in greater inclusivity in the financial system to avoiding जो प्रोटेक्शन जो ये लोग डालते हैं जानबूझ करके, यूरोप अमेरिका वाले या चाइना वाले, उसको रिमूव करने के लिए, एंड एबव ऑल इंश्योरिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड नॉट सफर। ये इनका टारगेट रहता है हमारी सरकार का, इंडिया का। सो ये हमारा इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व। पहला कौन सा था, आपने देखा कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना चाहिए
एंड दूसरा है जो डेवलपिंग कंट्री का इंटरेस्ट वो सफ़र नहीं करना चाहिए, हमारा ये एम है। आगे, सो इंडिया हैज़ स्टेप टू इंश्योर द फोकस ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी रिमेन्स इन नीड टू इंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ फाइनेंसेस टू एमर्जिंग इकोनॉमी। हाँ, इंडिया का आगे का जो इंटरेस्ट है वो ये है, जो डेवलप कंट्री है वहाँ से इंडिया में फाइनेंस आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ भी नौकरियाँ खड़ी होगी और हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से हमारा इकोनॉमी ग्रो होगा। India has worked to maintain the dynamism and credibility of G20 deliberation for establishing a framework for strong, sustainable and balanced growth, strengthening international financial regulatory system, reforming Bretton Woods institution। ब्रेटन वुड्स में कौन सा IMF है एंड वर्ल्ड बैंक है, इंडिया का ये भी इसमें इंटेंशन है कि इसमें भी सुधार होना चाहिए। जैसे कि इंडिया का कोटा बहुत ही कम है इसमें IMF में, तो यदि हमारा कोटा कम है तो हमें वहाँ से कम लोन मिलता है। यदि ज़्यादा है तो उनकी जो पॉलिसी है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम अपने हित में। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू द G20 प्रोसेस फॉर अचीविंग ए स्टेबल, इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया रिमेन्स कमिटेड किसके लिए? G20 प्रोसेस टू अचीविंग किसके लिए? स्टेबल, इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। सो घुमा फिरा के वही बात है कि जो वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वो स्टेबल होना चाहिए, तो हमारे हित भी उसमें अच्छे रहेंगे। अभी देखते हैं जो G20 का जो भी सभी समिट हुआ बाली में, उसका डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं कि इसमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया है। सबसे पहला है फर्स्ट वन, G20 members will be agile and flexible in carrying out their macroeconomic policy। macroeconomic policy है उसमें ये फ्लेक्सिबल रहेंगे। एंड G20 members will also continue to carry out public investment in structural reform। समझ रहे हैं, ये सब काम ये करेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट। उसके बाद प्रोमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथन मल्टीलैटरल ट्रेड, जैसे WTO के द्वारा होता है। इन एडिशन G20 members will create the resilience global supply chain। जैसा कि मैंने कहा, जो अभी जो यूक्रेन एंड रसिया का वार चल रहा है, सो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया। उसके कारण क्या है, जो प्राइस राइज हो गया है पूरी दुनिया में। आप देख सकते हैं लॉट ऑफ प्रोटेस्ट आर गोइंग इन यूरोप एंड अमेरिका, क्योंकि उन लोगों का एनर्जी का जो सिक्योरिटी है वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हुआ है, बिकॉज 40% जो रशियन गैस है वो इंपोर्ट करते हैं यूरोप वाले। G20 members will also ensure long term fiscal sustainability with assistance from the central bank of each member country। तो ये सब इनके क्या है, एग्रीड पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, G20 members countries must commit to preserving macroeconomic and financial stability। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे ये प्रिजर्व करेंगे। थर्ड वन, G20 members will take action to promote food and energy security and support market stability। Countries member will also provide direct temporary support to restrain the impact of rising price and strengthen the dialogue between the producer and consumer। So this is the third point। फोर्थ पॉइंट क्या है, G20 members will continue to invest in low and middle income। जो गरीब कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे वहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, G20 members will continue to invest in low and middle income country and other developing nations। सो नमस्कार मित्रों, इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने देखा G20 के बारे में, ये कब एग्जिस्टेंस में आया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इंडिया जो नेक्स्ट ईयर करने जा रहा है इसको होस्ट, उसके थीम क्या है, और सबसे लास्ट में हमने क्या देखा कि बाली डिक्लेरेशन के बारे में हमने देखा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीक न्यू टॉपिक के साथ। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो थैंक्स अगेन।